Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. So we have to start from here. Serfs cultivated plots of land, but these belong to the Lord. Much of the produce from this had to be given to the Lord. अब serfs जो होते थे वो खेती बाड़ी करते थे जमीन पर जो कि लॉर्ड की हुआ करती थी, इसलिए जो भी उस पर चीजें उगती थी उस वो लॉर्ड की होती थी. They also had to work on the land which belonged exclusively to the Lord. वो उनको और दूसरी जमीनों पे काम करना पड़ता था जो सिंपली लॉर्ड की ही हुआ करती थी. They received no wages and could not leave the estate without the Lord's permission. और वो लोग बिना एक तो उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी काम करने की, ठीक है, और वो बिना लॉर्ड की परमिशन के एस्टेट छोड़ के जा भी नहीं सकते थे. The Lord claimed a number of monopolies at the expense of his servants. और कई सारे काम निकलवा लेते थे वो जो लॉर्ड होते थे वो काफी ज्यादा काम निकलवा लेते थे सर्व के एक्सपेंसेस पे, एज इन की उससे काम भी ले लेते थे और उसका पे भी नहीं करना पड़ता था. तो काफी सारी चीजें ये देखी जाती थी यहाँ पे. सर्व्स जो है वो बेसिकली लॉर्ड की मिल को यूज कर सकते थे अपना आटा पीसने के लिए, अपनी ब्रेड को बेक करने के लिए उसका ओवन का इस्तेमाल कर सकते थे, और वाइन प्रेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते थे लॉर्ड की वाइन या बियर बनाने के लिए, डिस्टिल करने के लिए. और लॉर्ड जो है वो ही डिसाइड करता था कि सर्व जो है वो कब शादी करेगा, किससे शादी करेगा, और उसको आशीर्वाद देने के लिए वो पैसे लेते थे, पेमेंट लेते थे सर्व से कि भाई अगर तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पेमेंट भी करनी पड़ेगी. तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मोनोपोलीज जो है यहाँ पे की जा रही है. सर्व्स could use only their lord's mill to grind their flour, his oven to bake their bread, and his wine presses to distill wine and beer. The Lord could decide whom a serf should marry or might give his blessings to the serf's choice, but on payment of a fee. समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. England. Feudalism developed in England from the 11th century. 11th century में feudalism जो है वो इंग्लैंड के अंदर डेवलप हुआ था. The Angles and the Saxons from Central Europe had settled in England in the 6th century. 6th century के अंदर Angles और Saxons जो है वो Central Europe में settle हो गए थे. The country's name England is a variant of England. अब इनका नाम जो है इंग्लैंड का वो कैसे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे Angles और Saxons जो है वो settle हो गए थे, तो इसका नाम इंग्लैंड जो है वो बेसिकली एंगलैंड का ही एक वेरिएंट है. In the 11th century, William, the Duke of Normandy, crossed the English Channel with an army and defeated the Saxon king of England. From this time, France and England were often at war because of the disputes over territory and trade. अब ये कंट्री के नाम के बारे में आपको पता पड़ गया. 11th सेंचुरी के अंदर जो है बेसिकली यहाँ पे जो विलियम थे, नॉर्मेंडी ये इटली के पास में है जगह, वहां के जो राजा थे उन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस करके अपनी आर्मी के साथ में वहां के जो इंग्लैंड के सेक्सन किंग जो थे उनको हरा दिया था. और तब से ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कई बार डिस्प्यूट्स हुए हैं टेरिटरी को लेकर के और ट्रेड को लेकर के. नॉर्मेंडी जो है बेसिकली द प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज डिसेंडेंट फ्रॉम विलियम फर्स्ट. अब यहाँ की क्योंकि इन्होंने राजा को हरा दिया था इंग्लैंड के, नॉर्मेंडी के राजा ने इंग्लैंड के राजा को हरा दिया था, इसीलिए जो आज के जमाने की क्वीन है वो उनके पूर्वज जो है वो बेसिकली नॉर्मेंडी के ही है. ठीक है, विलियम वन के. समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. William I had the land mapped and distributed it in sections to 180 Norman nobles who had migrated with him. अब क्या हुआ था, ये नॉर्मेंडी के राजा जो थे उन्होंने मैपिंग कर रखी थी, प्रॉपर लैंड मैप था उनके पास में. उन्होंने कुछ अलग अलग 180 सेक्शंस जो थे एक तरीके से किए गए थे, नॉर्मन नोबल्स को बांटे गए थे, जो जो भी इनके साथ में आए थे उनको इसके सेक्शन करके दे दिए थे. The lords became the chief tenants of the king and were expected to give him military help. अब जो लॉर्ड थे वो चीफ किराएदार बन गए थे राजा के
और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। दे वर ऑब्लाइज्ड टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग, और उनके ऊपर ये पाबंदी लगी हुई थी कि उनको सर्टेन नंबर में जो नाइट्स हैं वो सप्लाई करने होंगे राजा को। दे सून बिगिन टू गिव सम ऑफ देयर ओन लैंड्स टू नाइट्स हु वुड सर्व देम एज दे इन टर्न सर्व द किंग, और वो जल्दी ही क्या करने लगे, इस तरह के जो नाइट्स होते थे उनको जमीनें देने लगे अपनी खुद की, जिससे वो बदले में उनको सर्व कर सकें। दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वॉरफेयर व्हिच वाज फॉरबिडन इन द इंग्लैंड, और फिर ये क्या चीज नहीं कर सकते थे, ये नाइट्स को अपनी प्राइवेट लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चीज इंग्लैंड के अंदर पूरी तरीके से बैन थी। एंग्लो सेक्सन पीरियड एंग्लो सेक्सन पीजेंट्स बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स, और वहां के जो पीजेंट हुआ करते थे पहले से, वो अलग अलग किराएदार बन गए थे, एक तरीके से टेनेंट्स बन गए थे अलग अलग जमींदारों के। हेवर कासल इंग्लैंड 13th सेंचुरी के अंदर, हेवर कासल जो है उसकी फोटोग्राफ भी रखी है आपको साइड में। इस पैराग्राफ में आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. ओके, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। अब फैक्टर्स जो बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस पे बेस्ड थे, क्या असर डाल रहे थे। While members of the first two orders saw the social system as stable and unchanging, there were several processes which were transforming the system. अब पहले के जो दो ऑर्डर्स थे उन्होंने काफी असर डाला था सोशल सिस्टम पे, जिससे वो काफी स्टेबल भी था। फिर बाद में धीरे धीरे चेंजेस, और बिल्कुल भी चेंजेबल नहीं था उस समय में, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रोसेसेस के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था सिस्टम के अंदर। सम ऑफ दीज such as changes in the environment were gradual and almost imperceptible. अब कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे थे एनवायरनमेंट के अंदर जो बहुत ही धीमे थे, और वो आप नोटिस ही नहीं कर सकते थे कि वाकई में ऐसा कोई चेंज आ भी रहा है, वो इतनी धीमी गति से हो रहे थे। अदर्स वर मोर ड्रामेटिक लाइक द चेंजेस इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड लैंड यूज, और जो दूसरे थे वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक और ड्रामेटिक चेंजेस थे जो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पा सकते थे। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में चेंज आए हो या लैंड यूज में चेंज आए हो। These in turn were shaped by and had an effect on the social and economic ties between lords and vassals. अब इससे का ही असर पड़ रहा था, जिससे जो रिलेशन थे सोशल और इकोनॉमिक टाइज जो थी लॉर्ड्स और वसल्स के बीच, उस पर पूरी तरह असर डाल रहे थे। लेट अस एग्जामिन दीज प्रोसेसेस वन बाय वन। अब इन सारे प्रोसेसेस को हम एग्जामिन करते हैं। The environment from the 5th to 10th centuries, most of Europe was covered with vast forest. 5th से 10th सेंचुरी के बीच में अधिकतर यूरोप जो है उसमें बहुत घने जंगल हुआ करते थे। Thus the land available for agriculture was limited. इसीलिए खेती बाड़ी करने के लिए जमीन प्लेन्स जो थी वो बहुत कम थी। Also peasants dissatisfied with their condition and could flee from oppression and take refuge in the forest. और अक्सर जो peasant हुआ करते थे वो वहाँ की प्रेजेंट कंडीशन से खफा रहते थे, अच्छे नहीं, उनको पसंद नहीं आती थी, तो वो कई बार छोड़ करके भाग जाते थे और रिफ्यूजी यानी कि शरण ले लेते थे जंगलों के अंदर। यूरोप वॉज अंडरगोइंग एन इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेटिक स्पेल इन दिस पीरियड। अब यूरोप का जो टेम्परेचर था, यूरोप वैसे भी ठंडे कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है, इसके जो देश है वो अधिकतर वहां पे ठंडक ज्यादा रहती है, लेकिन 5th से 10th सेंचुरी के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर था, क्लाइमेट था, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा समय तक विंटर्स रहा करती थी, और जो क्रॉप्स उगाने का जो सीजन हुआ करता था वो बहुत ही छोटा होता था। इस वजह से भी वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा नहीं किया जाता था। This led to severe and prolonged winters, a shortened growing season for crops and reduced yields from agriculture. ऊपर वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। Okay. From the 11th century, Europe entered a warm phase. अब क्या हुआ, 11th सेंचुरी जैसे जैसे शुरू होने लगी तो वहां पे सर्दी थोड़ी कम पड़ने लगी, एक वार्म फेज में वो लोग एंटर कर रहे थे। एवरेज टेम्परेचर्स इंक्रीज्ड व्हिच हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, एवरेज टेम्परेचर बढ़ा, तो वहां पे एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा असर पड़ने लगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे। Peasants now had a longer growing season and the soil, now less subjected to frost, could be more easily plowed. अब जो किसान थे उनके पास में एक अच्छा लंबा सीजन था फसल उगाने के लिए, और सॉइल भी अच्छी मिल रही थी जो कि पूरी तरह फ्रॉस्ट फ्री थी, यानी कि जमी हुई नहीं थी, और उसको इजीली वो लोग प्लोइंग कर सकते थे उस पर।
Environmental historians have noted that there was a significant receding of the forest line in many parts of the Europe. अब जो जितने भी historians रहे हैं, environmental historians रहे हैं, जो environment की field में काम करते हैं, पता लगाते हैं, उन्होंने देखा है, notice किया है कि उस समय में forest line जो है धीरे धीरे कुछ हिस्सों में कम होने लगी थी, recede होने लगी थी. This made expansion of the area under cultivation possible, और इसी वजह से जो cultivation area था वो ज्यादा expand कर पाया. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay, moving on. Land use. Initially, agricultural technology was very primitive. शुरुआत के समय में जो जमीन पे काम करने वाली जो agricultural technology थी, वो खेती बाड़ी की, वो बहुत ही primitive पुरानी थी. The only mechanical and available to the peasant was a wooden plow drawn by a team of oxen. जो हल चलाने वाली चीज होती है जिसमें बैलों को बांधा जाता है, वही इनके पास में एक मैकेनिकल चीज उस समय में अवेलेबल थी. This plow could be at best scratch the surface of the earth and was unable to fully draw out of the natural productivity of the soil. अब ये जो है यही प्लो था इनके पास में जिसमें ये पूरी मिट्टी को ऊपर से नीचे कर सकें, ठीक है, पलट सकें. लेकिन इसमें भी ये पूरी तरह अनेबल थे कि ये प्रोडक्टिविटी जो है सॉइल की वो उसका इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि अच्छे से वो मिट्टी को फ्लो ही नहीं कर पाते थे. एग्रीकल्चर वॉज देयरफॉर वेरी लेबर इंटेंसिव, इसीलिए खेती बाड़ी करना बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता था. Fields had to be dug by hand, fields को हाथों से खोदा जाता था. Often once in 4 years, 4 बार साल में एक बार, एक साल में 4 बार. An enormous manual labor was required, और बहुत ज्यादा हाथों से काम करना पड़ता था. Also an ineffective method of crop rotation was in use. उस समय में crop rotation का एक ineffective method ये लोग use करते थे. The land was divided in half and one field was planted in autumn and with winter wheat while the other field was left fallow. बेसिकली इनफेक्टिव मेथड के अंदर ये करते थे, एक ही खेत को दो हिस्सों में डिवाइड करते थे, आधे में विंटर में क्रॉप लगाते थे और दूसरे को खाली छोड़ देते थे. राई वाज प्लांटेड ऑन दिस पीस ऑफ फैलो लैंड द नेक्स्ट ईयर व्हाइल द अदर हाफ वाज पुट टू फैलो. अब दूसरे इस पे पहले में जब इन्होंने वीट की फसल लगाई, दूसरे आधे हिस्से में ये राई की फसल लगाते थे और फिर जहाँ पे वीट लगाया था उसको खाली छोड़ देते थे. With this system the soil slowly deteriorated and the famines were not uncommon. इस सिस्टम से सॉइल की कंडीशन खराब होने लगी और फिर सूखा पड़ने लगा. Chronic malnutrition alternated with devastating famines and life was difficult for the poor. बहुत ज्यादा कुपोषण वहां पे फैलने लगा था, इस वजह क्योंकि फेमाइन भी आ रहा था, उस वजह से गरीब हो गए थे वहां की जो लोग थे, वो पूरी तरह से पुअर हो गए थे. समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Despite these hardships, the lords were anxious to maximize their incomes. इतनी ज्यादा मुसीबत आने के बावजूद भी लॉर्ड्स जो थे उनको अपनी इनकम बढ़ानी थी. Since it was not possible to increase output from the land, the peasants were forced to bring under cultivation all the land in the manorial estate and spend more time doing this than they were legally bound to. और इसी वजह से उनको अपनी इनकम बढ़ानी थी, तो भाई उनकी जो जमीनें थी वो भी इन्होंने अपने अंडर ले ली और बोला कि तुम्हें इस पे जितना काम करना होता था पहले लीगली, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा. The peasants did not bow quietly to oppression since they could not protest openly. They resorted to passive resistance. अब peasants जो है इतने ज्यादा पूरी तरह चुपचाप होकर के इस दबाव को नहीं झेल पा रहे थे, वो ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का तरीका अपनाया. They spent more time cultivating their own fields and kept much of the product of the labor for themselves. वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीनों पे बिताने लगे, ज्यादा कल्टीवेशन करने लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो था वो खुद के लिए सेव करने लगे. They also avoided performing unpaid extra services, और उन्होंने जो unpaid extra services था वो भी देना बंद कर दिया. They came into conflict with the lords over pasture and forest lands and saw these lands as a source to be used by the whole community, while the lords treated these as their private property. अब जो दूसरे resources थे उनको उन्होंने इस्तेमाल करना सोचा कि भाई ये जो जमीनें हैं ये सिर्फ लॉर्ड के ही नहीं है, हमारे इस्तेमाल में भी आना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट लैंड हुए, पैस्चर लैंड्स हुए. और लॉर्ड्स जो होते थे वो बेसिकली क्या सोचते थे कि भाई ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूंगा और पूरी कम्युनिटी नहीं करेगी. इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग. No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे और जितना हमने आज करा है
यहाँ तक, चैप्टर के शुरुआत से यहाँ तक का जो ये टॉपिक्स हैं, जितना भी है हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इतना ही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके आएंगे आपके पीई 2 के अंदर। ठीक है, इस ये जो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इससे एंड तक का जो भी टॉपिक है वो नहीं इंक्लूडेड होगा। सिर्फ ये जो है जहाँ पे ये बड़ा वाला राइट मारा है, यहीं तक का आपका चैप्टर आएगा आपके पीई 2 के अंदर। सो बिकॉज आप सीनियर सेकेंडरी क्लास के अंदर, सीनियर क्लास के अंदर हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के बीच में से आएंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत है? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते No, हैं ma'am. आप No, ma'am. No, ma'am. लोग। ओके, तो छोटे बच्चों की तरह ये बात नहीं उठनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो प्रॉपरली मिले नहीं हैं और हम आंसर्स नहीं दे सकते। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तब हम आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर्स वाला जो ये है ये पूरा नहीं हो पाया है चैप्टर, इसीलिए आपको नोट्स मैं भले ही प्रोवाइड करा दूंगी बट क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे और आपने खुद से अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज जो है वो आप फ्रेम करेंगे, जैसे कि अभी आपने सीखा है 10th के अंदर अपने हिसाब से कैसे अपनी ओन लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। वहाँ वही चीज आपको अब यहाँ पे भी इस चैप्टर के अंदर एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको खुद से उसका आंसर लिखना है। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको बता दी जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर आफ्टर योर पीरियोडिक 2 एग्जाम्स। ओके Thank you, ma'am. ओके, हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।